नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 क्वेश्चन यानी 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा मिशन HPSSC। इसका ये मतलब है कि जितने भी एग्ज़ाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, मेनली नीव इंस्टीट्यूट उन सभी एग्ज़ाम को जो है वो टारगेट करता है। और फिलहाल में जो अभी बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है HP टेट का। तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें क्या करना है, उन्हें सिंपली जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ पर जाकर जो है वो नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को सर्च करिए और उसके बाद उसे इंस्टॉल करिए। जब आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ मैं एक नंबर लिख रही हूँ 9459802085। इस नंबर पर आपको कॉल करनी है। जब आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको जो है वो बैच में एनरोल जो है वो कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे 1 वीक का डेमो जो है आपको फ्री दिया जाएगा। डेली क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होंगे और डाउट सेशन भी यहाँ पे रखे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर कि जो ये बैच चलाया जा रहा है इसकी फीस कितनी है। अगर मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर रखा गया है 1999 यानी 2000 रुपए के अंदर यहाँ पर ये जो आपको HP टेट का एक फुल कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पर 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है BPL स्टूडेंट को। जो बच्चे BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें जो है यहाँ पर 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये सारी बातें होगी हमारे फीस स्ट्रक्चर और हमारे बैच से रिलेटेड जो चलाया जा रहा है HP टेट के लिए। नेक्स्ट हम जो हमारा आज का सेशन है उसे अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हमने ट्राई किया है कि ये जो क्वेश्चन है ये दोनों ही फॉर्मेट में आपको मिले, हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन होंगे जो इंग्लिश में होंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में है और यहाँ के 2-3 क्वेश्चन होंगे जो आपको यहाँ पे इंग्लिश में दिखेंगे। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लिखा है जीन पियाजे थ्योरी इज नोन एज। जो जीन पियाजे की थ्योरी है या जो हम बोलते हैं जो जीन पियाजे हैं जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट थे वो किससे रिलेट करते हैं। ऑप्शन ए है स्कीमेटा, ऑप्शन बी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन सी है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म या ऑप्शन डी है पेडागॉजिक अप्रोच से। तो ये जो जीन पियाजे थे ये आपके रिलेट करते हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यानी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 2 है अ चाइल्ड इज ओबीडियंट फॉर फियर ऑफ पनिशमेंट विच इज द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोहलवर्ग। जो कोहलवर्ग की थ्योरी है जो हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग एक जो बच्चा है वो ओबीडियंट है। क्यों ओबीडियंट है? वो फियर ऑफ पनिशमेंट की वजह से, कि वो तभी आज्ञा का पालन करता है जब उसे डर है कि उसे नहीं तो उसे पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। ये कौन सी स्टेज के अंडर जो है वो आता है? ऑप्शन ए है प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन बी है कन्वेंशनल, ऑप्शन सी है पोस्ट कन्वेंशनल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आप सभी जानते हो जो कोहलवर्ग की थ्योरी है उसमें जो फर्स्ट हमारे पास लेवल है दैट इज प्री कन्वेंशनल लेवल, उसकी जो फर्स्ट हमारे पास स्टेज है पनिशमेंट और जो हमारे पास स्टेज है पनिशमेंट और ओबीडियंट वाली, उसके अंडर जो है ये आपके पास कैटेगरी आएगी। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज या लेवल आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या रोल रहता है? ऑप्शन ए है इट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। ये आपके पास मीडियम है बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का, या फिर इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्वायर नॉलेज, या फिर ये कि मीडियम है, एक तरीका है नॉलेज को एक्वायर करने का। ऑप्शन सी है इट इज़ द मीडियम ऑफ लिटरेचर, या ये जो है एक तरीका है लिटरेचर प्राप्त करने का, या फिर ऑल ऑफ द
अबव। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट जो है वो हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, मानसिक निरूपण से क्या तात्पर्य है। मानसिक निरूपण यानी जो स्कीमा एक वर्ड आपने पढ़ा होगा उससे आप क्या समझते हो, वो क्या है। ऑप्शन ए है छोटी इकाइयों में व्यवस्था करना। ऑप्शन बी है ये अधिगम के तकनीकें हैं। ऑप्शन सी है दीर्घकालिक स्मृति में भंडारण पुलिंदे के लिए जानकारी के लिए व्यवस्थित पुलिंदे। या फिर डी है रक्षात्मक प्रक्रिया। तो ये जो है आपके पास जो स्कीमा होता है वो एक क्या होता है, एक आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपके पास एक इंफॉर्मेशन होती है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक इंफॉर्मेशन होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालिक स्मृति में भंडारण पुलिंदे के लिए जानकारी व्यवस्थित पुलिंदे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, वह सीखने की योग्यता जिसमें बिना किसी प्रबलन प्राप्त किए केवल एक मॉडल का प्रेषण करके और निर्देश प्राप्त करके व्यवहार सीखा जाता है, वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है आपके पास, या वो कौन सी लर्निंग होती है जिसमें क्या होता है बिना किसी प्रबलन से, मतलब बिना रिइंफोर्स किए केवल ऑब्जर्व करके मॉडल को जो है वो सीखा जा सकता है, लर्निंग हो सकती है, वो कौन सी लर्निंग है। ऑप्शन ए है आकस्मिकता। ऑप्शन बी है सामाजिक अधिगम। ऑप्शन सी है संज्ञात्मक अधिगम। ऑप्शन डी है यांत्रिक अधिगम। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो ऑप्शन नंबर आपके पास बी है जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, वर्णों के समूह जो यहाँ पे वर्ण दिए हुए हैं BFJTAVK को ऐसे ग्रुप में पढ़ना। ठीक है, जैसे GJFK-TV-CAB में संगठित करना उदाहरण है। इस तरह से पढ़ना या इस तरह से संगठित करना इन वर्डों को इन वर्णों को, वो क्या कहलाएगा आपके पास। ऑप्शन ए है सरलीकरण। ऑप्शन बी है वर्गीकरण। ऑप्शन सी है क्रमबद्धता, या ऑप्शन डी है गुच्छन। तो ये आपके पास कहलाता है ऑप्शन डी, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये कहलाएगा गुच्छन, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं चंकिंग। ठीक है, चंकिंग के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है जब हमने टॉपिक जो है वहां पे कवर किया था अपनी वीडियो में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, कौन से सिद्धांतवादी ने सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दी गई विकासात्मक अवस्थाओं को दोहराए और मनोलैंगिक अवस्थाओं के स्थान पर मनोसामाजिक अवस्थाओं का प्रयोग किया। यानी कौन सा ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिगमंड फ्रॉइड द्वारा जो साइकोसोशल जो थ्योरी दी थी उसके स्थान पर वो साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी दी थी उन्होंने मनोलैंगिक, उसके स्थान पर साइकोसोशल थ्योरी का जो है वो प्रयोग किया। ऑप्शन ए है कैरिन हार्नी। ऑप्शन बी है एरिक एरिक्सन। ऑप्शन सी है अल्फ्रेड एल्ड्रल। ऑप्शन डी है विक्टर फ्रैंकल। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, किस स्मृति भंडार में सबसे अधिक क्षमता होती है। कौन सा स्मृति भंडार है जिसमें अधिक कैपेसिटी होती है। ठीक है, कौन सी यहाँ पे एक मेमोरी है। ऑप्शन ए है संवेदी भंडारण। संवेदी भंडारण होता है आपका सेंसरी मोटर जो आपके पास मेमोरी होती है। ऑप्शन बी है अल्पकालिक भंडारण यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी। ऑप्शन सी है दीर्घकालिक भंडारण यानी कि आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी। और ऑप्शन डी है यहाँ पर द्रव्यात्मक पाश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ठीक हो जाएगा सी, यानी कि दीर्घकालिक भंडारण, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो मेमोरी की है सबसे अधिक क्षमता होती है। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विनम्रता पूर्ण शब्दों का प्रयोग जैसे कि कृपया और धन्यवाद प्रतिदिन की बोलचाल में डैश कहलाता है।
विनम्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कृपया या धन्यवाद, अगर हम डेली लाइफ में जैसे यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आकृति विज्ञान, या फिर ऑप्शन बी है वाक्य विन्यास, ऑप्शन सी है अर्थ विज्ञान, ऑप्शन डी है उपयोगितावाद। अगर हिंदी बोलने में थोड़ी सी अगर यहाँ पे गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। वैसे तो यहाँ सही ही लिखा हुआ है, अगर कोई वर्ड होगा जो यहाँ पे सही नहीं लिखा होगा और मैं उसको गलत ही अगर मैं प्रोनाउंस कर दूँ उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन डी है यहाँ पे उपयोगितावाद। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयोगितावाद। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपयोगितावाद। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे निम्नलिखित में से सृजनात्मक चिंतन से सबसे अधिक क्या संबंधित है? जो आपके पास एक सृजनात्मक चिंतन होता है उससे क्या संबंधित है, ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी है वैविध्यपूर्ण चिंतन, ऑप्शन सी है प्रतिनिधि अनुमानी, ऑप्शन डी है क्रियात्मक स्थिरता। तो यहाँ पर जो है अभिसारी चिंतन या फिर वैविध्यपूर्ण चिंतन में से आपका जो है वो एक ऑप्शन ठीक होगा। तो बात की गई है यहाँ पर सृजनात्मक चिंतन की। तो सृजनात्मक चिंतन आपका किससे रिलेटेड होता है? वैविध्यपूर्ण चिंतन से। वैविध्यपूर्ण चिंतन का मतलब होता है जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि आप दिशाओं में सोचते हैं। अभिसारी का क्या मतलब होता है? जो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वैविध्यपूर्ण चिंतन। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है वह चिंतन प्रक्रिया जिसमें एक विचार और संप्रत्यय उत्पन्न होता है। क्या बोला गया है? वो चिंतन प्रक्रिया, वो थिंकिंग प्रोसेस जिसमें एक विचार, यहाँ पे विचार होगा और संप्रत्यय उत्पन्न होता है, जो कि नवीन, मौलिक और उपयुक्त डैश कहलाता है। जो कि नवीन होता है और मौलिक और उपयुक्त कहलाता है, वो कौन सा आपके पास चिंतन प्रक्रिया होगी? ऑप्शन ए है सृजनात्मक, ऑप्शन बी है नवीनीकरण, ऑप्शन सी है बुद्धि, ऑप्शन डी है वाक्य रचना संबंधी। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सृजनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? यानी आपके पास जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसके जनक कौन है? ऑप्शन ए है गार्डनर, ऑप्शन बी है बाइगॉस्की, ऑप्शन सी है ब्रूनर, ऑप्शन डी है प्याजे। तो यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गार्डनर, हॉवर्ड गार्डनर। उसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। टीचिंग से लर्निंग की तरफ शिफ्टेड करना है हमने, तो आप कौन सा तरीका अपनाओगे टीचिंग को लर्निंग की तरफ शिफ्ट करने के लिए? ऑप्शन ए है बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र अपनाकर, ऑप्शन बी है रटने के द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष अधिगम अपनाकर, ऑप्शन डी है परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चाइल्ड सेंटर जो आपके पास एक तकनीक है उसको अपनाकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र अपनाकर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन से आप क्या समझते हो? समावेशी जो शिक्षा है उससे आप क्या समझते हो? ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में विभिन्नता को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी है कठोर प्रवेश प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी है तथ्यों को समझाने का समावेश, ऑप्शन डी है सीमांत समूह के अध्यापकों का समावेश। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है यानी इंक्लूसिव एजुकेशन से आप क्या समझते हो? इंक्लूड करना, मतलब सभी तरह के स्टूडेंट को क्या करना? इंक्लूड करना।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कक्षा में विभिन्नता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कक्षा में विभिन्नता को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है अपने सामाजिक मानकों का निर्माण करना। ऑप्शन बी है समाज में बड़ों का आदर करना। ऑप्शन सी है समाज में सॉरी ये 2 बार हो गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा सामाजिक वातावरण के अनुरूप ढलना और समायोजन करना। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सदैव सामाजिक मानकों का पालन करना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण से आप क्या समझते हो, सोशलाइजेशन से आप क्या समझते हो? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि सामाजिक सॉरी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ये सामाजिक वातावरण के अनुरूप ढलना और समायोजन करना, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? यानी यहाँ पर एक टीचर से रिलेटेड कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन ए है उचित बैठने की व्यवस्था। ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम साधनों की उपलब्धता। ऑप्शन सी है अधिगम अनुभव अथवा विषय वस्तु की प्रकृति, या ऑप्शन डी है विषय वस्तु के ऊपर प्रभुत्व, यानी अपने जो कंटेंट है जो आप पढ़ाने वाले हो उसके ऊपर मास्टरी। तो कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो अधिगम को प्रभावित कर सकता है? तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज विषय वस्तु के ऊपर प्रभुत्व। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कोहल वर्ग के अनुसार एक अध्यापक बच्चों के मन में, यहाँ मान नहीं होगा मन होगा, मन में नैतिक मूल्य बिठा सकती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन बी है व्यवहार करने के नियम स्पष्ट कर देने चाहिए कि इस तरह से आपको व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी है उन्हें नैतिक मूल्यों पर विचार विमर्श करने के लिए शामिल करना चाहिए, या ऑप्शन डी है व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए इस पर अनुदेश देने चाहिए। तो इसमें से आप क्या जो है वो एक एक्टिविटी या एक प्रक्रिया का यूज करोगे? तो यहाँ पर जो आप यूज करोगे वो करोगे ऑप्शन नंबर सी, उन्हें नैतिक मूल्यों पर विचार विमर्श करने के लिए शामिल करना चाहिए, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, निमोनिक पद संबंधित है। निमोनिक आप कब बनाते हो? जब कोई एक बहुत सारे पॉइंट्स हों लर्न करने के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मान लो 10-15 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप जो है एक लाइन वाइज नहीं लर्न कर पा रहे हो, तो आप क्या करते हो? निमोनिक बनाते हो, मतलब उस पॉइंट्स के फर्स्ट वर्ड उठाते हो और उससे कोई वर्ड अगर बनता है तो उससे आप लर्न करते हो। ठीक है, जिससे आप सभी पॉइंट्स जो है वो लर्न कर पाते हो। तो बोला है ये जो निमोनिक है ये किससे रिलेट है? ऑप्शन ए है स्मृति से, आपकी जो मेमोरी है उससे रिलेटेड है। ऑप्शन बी है स्मृति लोप से। ऑप्शन सी है रक्तहीनता से। ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक व्यवहार से। तो जो निमोनिक वर्ड है वो किससे रिलेट करता है? स्मृति से, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक बच्चा जो 100 को वॉज न्यूक्लियर को अनक्लियर में विभेदन कर सकता है वो पीड़ित है। एक बच्चा जो है वो 100 को वॉज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर या अनन्यूक्लियर पढ़ रहा है, वो किस आपको क्या लगता है उसके अंदर कौन सा जो है वो एक कारक है या एक विकार है? ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया। ऑप्शन बी है शब्दों की गड़बड़ी का विकार। ऑप्शन सी है डिसलेक्समिया। ऑप्शन डी है डिस्ग्राफिया। तो ये जो 100 को वॉज पढ़ना, न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर पढ़ना, ये आपका किससे रिलेट करता है? ये आपका रिलेट करता है डिसलेक्सिया से। ठीक है, जहां डिसलेक्सिया से आप कैसे इसको रिलेट कर सकते हो? डिसलेक्सिया कौन सा एक ऐसा विकार है जिसमें क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर होता है।
ठीक है, जिसमें बच्चा 100 को वॉज, न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर जो है वो पढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए जो वो है करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। वाइगॉत्स्की का सिद्धांत किस ओर संकेत करता है? वाइगॉत्स्की की जो थ्योरीज है वो किस ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन ए है, एक बच्चा बेहतर अधिगम करेगा जब वो अपने से कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चों की संगति में सीखेगा। ऑप्शन बी है, सहयोगपूर्ण समस्या समाधान स्थिति में। ऑप्शन सी है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तित्व कार्यभार दिया जाए। ऑप्शन डी है, एक प्रारंभिक व्याख्या के बाद बच्चे को कठिन प्रश्नों को हल करने में कोई सहायता न देने से। तो वाइगॉत्स्की की जो थ्योरी है या वाइगॉत्स्की का जो सिद्धांत है वो किस ओर संकेत करता है? वो संकेत करता है ऑप्शन नंबर बी की ओर, यानी कि सहयोगपूर्ण समस्या समाधान स्थिति में। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चा जो है वो सहयोग, जब उसका उससे जो है थोड़ा सा उसको सहयोग दिया जाएगा तो वो अपनी समस्या का समाधान जो है वो कर सकता है। तो ये थे आज के आपके साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन जिन्हें हमने जो है वो यहाँ पे सॉल्व किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जो है वो एक नए टॉपिक के साथ जो है यहाँ पर एक डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।